दोस्तों, लखनऊ एक ऐसा महानगर जिसकी चौड़ी धूल भरी सड़कों पर तेज रफ्तार जिंदगी दौड़ती थी। शहर की प्रशासनिक इमारतें भव्य थीं, लेकिन उनके भीतर बहने वाली व्यवस्था की शिराओं में भ्रष्टाचार का जहर एक गहरी नस की तरह फैल चुका था। यहाँ सत्ता की डोर अदृश्य हाथों में थी। इसी शहर की प्रतिष्ठित प्रशासनिक कुर्सी पर बैठी थी आराध्या माथुर, जो हाल ही में एसडीएम के पद पर नियुक्त हुई थी। आराध्या एक संघर्षशील आदर्शवादी, अपने बैच की सबसे तेज, कर्मठ और निडर अफसरों में गिनी जाती थी। उनका रुतबा उनकी मेज पर रखे संविधान की प्रति जितना ही मजबूत था। वह जानती थी कि प्रशासनिक जिम्मेदारियां केवल फाइलों तक सीमित नहीं हैं। अपनी प्रशासनिक ट्रेनिंग के साथ उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी जारी रखी थी। यह उनके लिए मानसिक संतुलन बनाए रखने का जरिया थी, जो उन्हें उस शहर की गंदी राजनीति और शक्ति प्रदर्शन से लड़ने की आंतरिक शक्ति देती थी। आराध्या का इकलौता भाई अमन पत्रकारिता का एक युवा छात्र था। अमन अपनी बहन की प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग नहीं करता था। वह अपनी कलम की ताकत पर विश्वास रखता था। वह शहर के एक खतरनाक मामले, अवैध रूप से जमीन हठ डपने वाले माफिया के खिलाफ एक खोजी रिपोर्ट पर काम कर रहा था। इस मामले का सरगना था लखनऊ कोतवाली का एसएओ इंस्पेक्टर भरत सिंह। भरत सिंह एक साजिशकर्ता और अहंकारी अधिकारी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक उपहास भरी मुस्कान रहती थी। उसके पास कानून की ताकत थी, जिसे वह खुलेआम अपनी निजी संपत्ति मानता था। उसका नेक्सस इतना गहरा था कि वह शहर के एक बड़े बिल्डर, दो प्रभावशाली राजनेताओं, जिनमें एक सत्ताधारी दल का स्थानीय विधायक श्री वीरेंद्र ठाकुर भी शामिल था, और नगर निगम के कुछ भ्रष्ट बाबुओं से सीधे जुड़ हुआ था। अमन अपनी रिपोर्ट के अंतिम चरण में था। उसने भरत सिंह द्वारा किए गए जमीन घोटालों के ठोस सबूत, सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी, बैंक लेन देन के गुप्त रिकॉर्ड और विधायक ठाकुर के साथ भरत सिंह की गोपनीय बैठकों के ऑडियो फुटेज एक पेन ड्राइव में जमा कर लिए थे। वह यह सबूत एक राष्ट्रीय मीडिया हाउस को देने वाला था। एक शाम अमन, जब अपनी रिपोर्ट फाइल करने के लिए ऑफिस से लौट रहा था, भरत सिंह के निजी गुंडों ने उसे सुनसान जगह पर घेर लिया। उन्होंने अमन को तब तक पीटा जब तक वह निढाल नहीं हो गया। उन्होंने अमन का फोन, लैपटॉप और ड्राइव छीन ली और उसे सड़क किनारे फेंक दिया। अगले ही दिन भरत सिंह ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। उसने अमन के खिलाफ एक मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज करवा दी। सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस पर हमला करना और साक्ष्य मिटाने का प्रयास। इस एफआईआर में भरत सिंह ने अमन पर RS 5 लाख की जबरन वसूली का आरोप भी लगाया। आराध्या को के एजबर मिलते ही वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। उनकी सरकारी गाड़ी का सायरन आज किसी प्रशासनिक यात्रा का नहीं, बल्कि एक बहन के गुस्से का प्रतीक था। आराध्या सीधे लॉकअप के पास पहुंची। अमन ने बताया कि भरत सिंह ने उसे धमकी दी थी कि वह एसडीएम के पद को मिट्टी में मिला देगा और अमन की पत्रकारिता को गुंडागर्दी का नाम देगा। आराध्या ने पीछे मुद्दा कर देखा। भरत सिंह अपने दफ्तर के दरवाजे पर खद्दा था। अरे एसडीएम मैडम, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह आपका भाई है। अगर आप अपने भाई को छुड़ाना चाहती हैं तो जमानत के लिए आइए। और हाँ, जमानत की अर्जी पर आपको खुद अपनी एसडीएम वाली मुहर लगानी पड़ेगी। आराध्या का खून खौल उठा। उन्होंने अमन को जमानत दिलवाई और उसे अस्पताल ले गई। अस्पताल के बेड के पास बैठकर आराध्या ने महसूस किया कि यह अपमान व्यक्तिगत नहीं था, यह संविधान की शक्ति को चुनौती थी। उन्होंने कसम खाई कि वह भरत सिंह को ना तो पीटेगी, ना ही चिल्लाएगी। वह उसे कानून के जाल में फंसाकर सजा देगी। अमन को छुट्टी मिल गई, लेकिन आराध्या का मन शांत नहीं हुआ। शुरुआती प्रयास में उच्च अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। डीएम साहब ने कहा कि वह पुलिस के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। तभी आराध्या को एक उम्मीद की किरण दिखी। शहर के नए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री विवेक त्यागी, जो अपनी ईमानदारी और नियमों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। आराध्या विवेक त्यागी से मिली। उन्होंने अमन पर हुए हमले का भावनात्मक पक्ष नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजस्व पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा, सर, यह सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, ये राजस्व रिकॉर्ड में घुसपैठ की कोशिश है। एक एसडीएम होने के नाते मैं अपनी सीमा में रहकर काम करूंगी। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरी रेवेन्यू टीम को पुलिस सुरक्षा में बाधा न आने दें। डीसीपी त्यागी ने तटस्थता का आश्वासन दिया, जिससे आराध्या को अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने का मौका मिला। आराध्या
ने महसूस किया कि यह अपमान व्यक्तिगत नहीं था, यह संविधान की शक्ति को चुनौती थी। उन्होंने कसम खाई कि वह भरत सिंह को ना तो पीटेगी, ना ही चिल्लाएगी। वह उसे कानून के जाल में फंसाकर सजा देगी। अमन को छुट्टी मिल गई, लेकिन आराध्या का मन शांत नहीं हुआ। शुरुआती प्रयास में उच्च अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। डीएम साहब ने कहा कि वह पुलिस के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। तभी आराध्या को एक उम्मीद की किरण दिखी। शहर के नए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री विवेक त्यागी, जो अपनी ईमानदारी और नियमों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। आराध्या विवेक त्यागी से मिली। उन्होंने अमन पर हुए हमले का भावनात्मक पक्ष नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजस्व पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा, सर, यह सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, यह राजस्व रिकॉर्ड में घुसपैठ की कोशिश है। एक एसडीएम होने के नाते मैं अपनी सीमा में रहकर काम करूंगी। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरी रेवेन्यू टीम को पुलिस सुरक्षा में बाधा न आने दें। डीसीपी त्यागी ने तटस्थता का आश्वासन दिया, जिससे आराध्या को अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने का मौका मिला। आराध्या ने अपने दफ्तर के सभी अनावश्यक काम रोक दिए। उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय रेवेन्यू टीम के साथ रात भर काम किया। जमीन अभिलेखों की गहन जांच टीम ने कोतवाली क्षेत्र से जुड़े पिछले 5 साल के हर सरकारी जमीन के म्यूटेशन, सीमांकन और बेदखली आदेशों की डिजिटल जांच की। उन्हें भरत सिंह के हस्ताक्षर वाले कई फर्जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी और रेवेन्यू अधिकारियों पर डाले गए दबाव के सबूत मिले। एसडीएम के पास सीमांकन का सीधा अधिकार था। आराध्या ने एक गोपनीय टीम के साथ शनिवार की सुबह, जब विधायक ठाकुर शहर से बाहर थे, तब कोतवाली के पास के एक बड़े सरकारी पार्क का सीमांकन शुरू करवाया। सर्वे में न केवल यह पाया गया कि पुलिस स्टेशन ने 300 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, बल्कि यह भी पता चला कि थाने की बाउंड्री से सटे 2 विशाल अवैध व्यावसायिक गोदाम खड़ी डीडी थे। यह गोदाम विधायक ठाकुर के हैं और भरत सिंह की सीधी देखरेख